हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिस्कवर विथ रंजना पर स्वागत है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट नए होंगे वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, पहले हम उसका इतिहास जान लेते हैं। यह जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह 9 वर्षों का इतिहास है। ये 1-2 दिन का इतिहास नहीं है, 9 वर्षों का पूरा। तो इसको जो है हम बयां नहीं कर सकते, अर्थात ये बताया नहीं जा सकता कि 9 वर्ष बहुत ही समय होता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, भारत में विदेशियों का आगमन बहुत पहले से हो रहा है। विदेशी भारत आते रहे, उनकी संस्कृति व सभ्यता भारतीय संस्कृति व सभ्यता से टकराती रही। दोनों का मेल हुआ और नई संस्कृति और सभ्यता जन्म रही। सिंधु निवासी को पहले हम ईरानी कहते थे, फिर उसके बाद हिंदू हुआ, उससे हिंदी बना। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। कुछ विद्वान अल-बरूनी पुस्तक से हिंदी की उत्पत्ति मानते हैं, तो कुछ विद्वान जो है जफरनामा पुस्तक से हिंदी की उत्पत्ति मानते हैं। साहित्य को हम यदि इसका संधि विच्छेद करें तो सा प्लस हित्य। सा का शाब्दिक अर्थ होता है साथ में और हित का शाब्दिक अर्थ होता है हित, अर्थात जहाँ सबकी साथ हो वहीं सबकी बात हो, वही साहित्य कहलाता है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उच्चतम कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्तवृत्तियों को संचित प्रतिबिंब होता है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है, अर्थात जनता के चित्तवृत्तियों के संचित प्रतिबिंब को ही साहित्य कहते हैं। श्रेष्ठ व्याकरणकर्ता महावीर प्रसाद द्विवेदी और द्विवेदी युग के पुरोधा मानते हैं, रायबरेली से चलकर के नए नए इतिहासों को नया नया सामंजस्य देने का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इसलिए इनके काल को व्याकरण काल भी कहा जाता है। इन्होंने कहा बड़ी साफ शब्दों में कि साहित्य समाज का दर्पण है। जैसे हम देख लेते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण क्यों है, तो हम रामायण और महाभारत का जब हम कंपेयर करेंगे तो रामायण काल में में था भाई भाई का प्रेम था, जबकि महाभारत में वैमनस्य की पराकाष्ठा अर्थात भाई भाई में द्वंद्व था। रामायण काल में देखेंगे दूसरा पॉइंट है, तो गुरु की प्रतिष्ठा हो रही थी यहाँ, किंतु महाभारत काल में गुरु को बंधक बनाया गया था, अर्थात द्रोणाचार्य को बंधक बनाया गया था। और रामायण काल में नारी का सम्मान हो रहा था, अर्थात सीता का सम्मान हो रहा था, जबकि महाभारत काल में नारी का अपमान हो रहा था, द्रौपदी को तार तार किया जा रहा था। बालकृष्ण भट्ट का कथन है, साहित्य जनता के हृदय या जन समूह के हृदय का विकास है। हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में होती है। 19वीं शताब्दी के पहले 84 वैष्णवन की वार्ता, जिसको गोकुलनाथ ने लिखा है, वल्लभाचार्य का नाती थे ये, गोकुलनाथ वल्लभाचार्य के नाती थे। यह ग्रंथ 14वीं-15वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें 84 कृष्ण भक्त और वैष्णव भक्त या वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों
को लेकर कथा शिष्यों को लेकर कथा लिखा गया है। उनके जीवन वृत्ति को लिखा गया है। भक्तों के जीवन वृत्ति को लिखा गया है। इसमें 84 वैष्णवन की वार्ता में भक्तों के जीवन वृत्ति को लिखा गया है। ना उसमें तिथियों का ध्यान था और ना ही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सही मिलता है। क्या हम इसे इतिहास कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तिथियों का प्रामाणिकता का अभाव है, इसलिए हम इसे इतिहास नहीं कह सकते। इतिहास में प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है, तिथियों के स्पष्ट अंकन की आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता होती है। दूसरा है 252 वैष्णवन की वार्ता। इसको भी गोकुलनाथ ने ही लिखा था। इसको जो है 84 वैष्णवन की वार्ता में केवल वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जबकि 252 वैष्णवन की वार्ता में वे शिष्य थे जो केवल विट्ठल दास के शिष्य थे। वल्लभाचार्य 84 शिष्य बनाए तो उनके पुत्र विट्ठल दास अपने जीवन काल में कुल 252 शिष्य बनाए। अपने दादा के 84 शिष्यों को लेकर एक ग्रंथ लिखा 84 वैष्णवन की वार्ता, और अपने पिता के 252 शिष्यों को लेकर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा 252 वैष्णवन की वार्ता। तीसरा पॉइंट है भक्तमाल, जिसको नाभादास द्वारा लिखा गया है। भक्तमाल जो है वो 14वीं 16वीं शताब्दी में लिखा गया एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। 1596 में कोई कहता है और कोई कहता है 1550 से भी स्वीकारता है इसका निर्माण हुआ। ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह भक्तमाल जो है ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अग्रदास के श्रेष्ठ शिष्य नाभादास हैं। अग्रदास राम काव्य में रसिक भावना मिला दिए, जैसे कि रसिक भावना का समावेश करने वाला व्यक्ति अग्रदास कहलाते हैं। अग्रदास महोदय ने राम में रसिकता मिला दी। राम जबकि मर्यादा के पुरुषोत्तम थे, सवाल ही नहीं पैदा होता है उसमें रसिकता आ जाती। वो तो लोक रक्षक थे। लोक रक्षक कभी रसिक नहीं होते हैं। इन्होंने परिपाटी से अलग केवल एकल पत्नी धर्म निभाई थी। यह साक्ष्य मिलता है। नाभादास ने 200 भक्त कवियों का विवेचन किया। 200 भक्त कवियों के जीवन को उकेरने का कार्य किया। इसमें 316 कवित्वों का प्रयोग किया गया है। छंदों व पदों के माध्यम से 200 भक्त कवियों के जीवन को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। कालिदास त्रिवेदी लिखते हैं, कालिदास हजारा। इसमें ये कई कवियों के जीवन को स्पष्ट करने का कार्य किया है। कालिदास त्रिवेदी जो है अपने ग्रंथ कालिदास हजारा में कई कवि के जीवन को स्पष्ट करने का कार्य किया है। ये रीतिकाल में नायिका भेद ग्रंथ लिखने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे कुछ छिटपुट ग्रंथ मिल जाते हैं जिन्हें हम साहित्य के इतिहास का दर्जा नहीं देते। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में हुई। 19वीं शताब्दी के पहले के ग्रंथ अप्रामाणिक व अमान्य हैं, बिल्कुल ओछे हैं। हिंदी साहित्य लिखने की शुरुआत सबसे पहले हिंदी का कोई व्यक्ति नहीं करता है। वो फ्रेंच विद्वान हैं। वास्तविक व वैज्ञानिक शुरुआत गार्सा द तासी से होता है, जो कि फ्रेंच थे। गार्सा द तासी फ्रेंच विद्वान थे, पर उर्दू का पक्षपाती थे। हिंदी में उर्दू का प्रधानाध्यापक भी थे। हिंदी के बढ़ते प्रभाव को देखकर इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास इसलिए लिखा ताकि हिंदी को छोटा दिखाया जा सके। 19वीं शताब्दी के बाद लिखने वाला प्रथम ग्रंथ है गार्सा द तासी द्वारा। फ्रेंच भाषा का विद्वान था। वह भारत में उर्दू का प्रधानाध्यापक थे। उर्दू के पक्ष के कारण एक ग्रंथ लिखते हैं 1839 ईस्वी में। इस्तावर द लाल
त्योर हिंदुई ए हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ जो है फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। पहले भाग का प्रकाशन इसका 1839 में किया गया था। अपने कुल ग्रंथ में इन्होंने 738 कवियों का उल्लेख किया। इसमें से महज 72 हिंदी कवि बताए और बाकी सब उर्दू के कवि बताए थे इन्होंने। द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। हिंदी अनुवाद हुआ इसका हिंदी अनुवाद जो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था 1952 में। हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से किया था। ये कुछ क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर में से जो अभी सारांश पढ़ाए हैं। हिंदी साहित्य का शुरुआत किससे हुई है? तो हिंदी साहित्य का शुरुआत गारसा दत्तासी द्वारा हुआ है। हिंदी साहित्य का शुरुआत किस ग्रंथ से हुई है? तो हिंदी साहित्य का शुरुआत गारसा दत्तासी द्वारा लिखित इस्तावर दलाल त्योर हिंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ से हुआ है। अपने साहित्य में कितने कवि बताए थे? गारसा दत्तासी ने अपने साहित्य में कितने कवि बताए थे? अपने साहित्य में कितने कवि बताए थे? तो 738 कवि बताए थे। उसमें से कितने हिंदू कवि थे? तो 72 जो है हिंदू कवि थे और सारे उर्दू के कवि थे। इसका हिंदी रूपांतरण मतलब इस्तावर दलाल त्योर हिंदुई ए हिंदुस्तानी का हिंदी रूपांतरण किसके द्वारा और कब हुआ? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में किया था। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो पहला प्रकाशन जो है 1839 में हुआ और दूसरा 1847 में हुआ। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी में जो अनुवाद किया था गारसा दत्तासी के ग्रंथ की किस नाम से किया था? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में किया था। दूसरा प्रयास जो है मौलवी करीमुद्दीन ने किया तज़किरा-ए-शुगराई हिंदी से। इन्होंने 1848 ईस्वी में तज़किरा-ए-शुगराई हिंदी लिखा मौलवी करीमुद्दीन। और इन्होंने जो है अपने ग्रंथ में 104 कवि बताए 104 कवि बताए। इसमें से 62 कवि हिंदी के बताए, बाकी सब उर्दू के बताए। यानी हिंदी को इतना छोटा दिखाया गया है कि मानिए हिंदी के कवि थे ही नहीं बिल्कुल। राजस्थान के रहने वाले थे शिव सिंह सेंगर। अगले जो है वो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा 1883 में। यह ग्रंथ पहला ग्रंथ है जो हिंदी भाषा में लिखा गया। इन्होंने 1 सहस्त्र कवियों का वर्णन किया। 1 सहस्त्र का तात्पर्य है 1000। 1 सहस्त्र का तात्पर्य है 1000 कवियों का वर्णन किया। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन लिखते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया 1888 ईस्वी में लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में। हिंदी साहित्य को पहली बार वैज्ञानिकता प्राप्त हुई। सच्चे अर्थों में यह हिंदी साहित्य का लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ है। उन्होंने न केवल नामकरण किया, काल विभाजन भी किया। न केवल काल विभाजन किया, उसकी वैज्ञानिकता को भी स्पष्ट किया। ये भक्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। भक्ति काल में रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में केशवदास ने रामचंद्रिका को लिखा और रामचंद्रिका के खिलाफ एक और कवि खड़ा हुए, गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका लिखा। हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। हर काल को इन्होंने एक नाम दिया अर्थात नामकरण भी किया। इन्होंने अपने ग्रंथ में कुल 952 हिंदी कवियों का उल्लेख किया। इन्होंने पहले काल को चारण काल कहा। धार्मिक काव्य इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे धार्मिक काव्य, विक्टोरिया काव्य, राज काव्य, तुलसी काव्य, गांधी काव्य इत्यादि।
किशोरीलाल गोस्वामी, इन्होंने जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद 1957 ईस्वी अंग्रेजी से हिंदी में सर्वप्रथम किया। उसका नाम दिया हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक से किया था। मिश्र बंधु, मिश्र बंधुओं में तीन आ जाएंगे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है। 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद 3 भागों में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद को आठ से अधिक कालखंडों में विभाजित कर दिया गया। इन्होंने अपने ग्रंथ में हिंदी के कुल कवियों की संख्या 4591, लगभग 5000 कवि बताए थे। रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया कि मैंने अपने हिंदी साहित्य में कवियों का विवरणात्मक परिचय मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपनी हिंदी साहित्य पर राय दी, कहा कि वास्तव में मिश्र बंधु विनोद साहित्य का पंचांग कहलाता है। पहला कवि जॉर्ज ग्रियर्सन ने पुष्य और पुण्य को स्वीकारा है। पहला कवि जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन किसको मानते हैं, तो पुष्य और पुण्य को पहला कवि मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने भी पहला कवि पुष्य और पुण्य को स्वीकार किया है। मिश्र बंधुओं ने एक नवीन बात कही थी। मिश्र बंधुओं ने ब्रजभाषा का प्रथम कवि सारगंधार को माना है। इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को स्वीकार किया। चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में